नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में झारखंड बोर्ड में कक्षा 12 वर्ष 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को हल कराऊंगा। इस हल प्रश्न पत्र का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने झारखंड बोर्ड के टैब पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस का नहीं लगेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना सभी राज्य के लिए है। सभी राज्य के जो कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं वे एक बात ध्यान से सुन लें। मैं जैसे जैसे हर राज्य का सॉल्व पेपर बना रहा हूँ, जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 90% सिमिलैरिटी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी आपको सॉल्व पेपर कराया जाएगा, किसी भी राज्य का हो, आप उसे ज़रूर पढ़ें। आप अगर यूपी से हैं तो ये मत सोचिए कि यूपी बोर्ड का ही हम अनसॉल्व पढ़ेंगे, नहीं। आप उत्तराखंड का जो मैं सॉल्व कराऊंगा वो भी पढ़ोगे, बिहार का जो सॉल्व कराऊंगा वो भी पढ़ोगे, मध्य प्रदेश का सॉल्व कराऊंगा वो भी पढ़ोगा। अगर आपने सभी राज्यों के अनसॉल्व पेपर को भी सॉल्व कर लिया ना, तो अगर आप वर्ष भर नहीं पढ़े हो ना, तब भी पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। शायद आप उनको भी पीछे कर दो जो साल भर पढ़े हों, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं, कुछ भी अन्यत्र नहीं पूछा जाएगा। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। आइए झारखंड वर्ष 2022 में पूछे हुए प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए है। वर्ष 2022 में आपका 2 टर्म में एग्जाम हुआ था। एक हुआ था टर्म 1 और एक हुआ था टर्म 2। टर्म 1 आपका था पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 35 प्रश्न दिए गए थे, कुल 35 नंबर के, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे। सेकंड पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मतलब टर्म 2 में ये भी आपके 35 नंबर के, 35 टोटल आपको 70 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। तो आइए हम सबसे पहले टर्म 1 को देखते हैं। टर्म 1 में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। जिस सोर्स से मुझे ये प्रश्न पत्र मिला है उसमें इंग्लिश में ही था टर्म 1। टर्म 2 आपको हिंदी में भी दिखेगा, मैं आपको मतलब बताता चलूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा है। जो इंग्लिश से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आसान है, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए पूछा गया पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इनमें से आपको द्विगुणित संरचना ढूंढना है। बताइए कि इनमें से द्विगुणित संरचना कौन सी है। क्या पॉलन ग्रेन यानी क्या परागकण द्विगुणित होता है, या जाइगोट यानी युग्मनज द्विगुणित होता है, या एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष द्विगुणित होता है। आपको इनमें से द्विगुणित संरचना ढूंढना है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको द्विगुणित संरचना ढूंढना है। भैया परागकण होता है आगुणित, भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, सब बताए हैं। देखिए आपके बिहार वाले में भी आया था, मध्य प्रदेश वाले में भी आया था, सब में आ रहा है ये सब सिलेक्टेड टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइगोट जो होता है हमारा, वो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है, यानी n+n क्या होता है 2n। ये होता है द्विगुणित संरचना। ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती हैं। सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, बताए हैं। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस में। कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस यानी वृषण में। ढूंढिए टेस्टिस, ये देखिए टेस्टिस होगा, ये टेस्टिस। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल यानी जन्म नियंत्रण की विधि बताइए। जन्म नियंत्रण की विधि बताइए। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जन्म विधि नहीं है, ये जन्म को बढ़ाता है। ZIFT ये भी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जन्म को बढ़ाता है। IUDs इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, इसके अंतर्गत आपका कॉपर T आएगा, कॉपर 7 आएगा, मल्टीलोड 375 आएगा, लिपस लूप आएगा, LNG20 आएगा, प्रोजेस्ट्रोजेट आएगा, यानी IUDs जन्म नियंत्रण की विधि होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। इनमें से कौन सा रोग लिंग सहलग्न है, बताइए। लिंग सहलग्न रोग का नाम बताइए। लिंग सहलग्न रोग, डाउन सिंड्रोम बताइए। डाउन सिंड्रोम लिंग सहलग्न होता है।
फिनाइलकीटोन्यूरिया लिंग संलग्न होता है, सिकल सेल एनीमिया लिंग संलग्न होता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, लिंग संलग्न होता है, एक्स संलग्न रोग होता है, लिंग संलग्न रोग होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र के कारण होता है, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, सॉरी ऑटोसोमल डिजीज है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल है, दैहिक कोशिका पर, दैहिक गुणसूत्र पर आधारित रोग है। फिनाइलकीटोन्यूरिया सिकल सेल एनीमिया जीन के उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग IA एंड IB जीनोटाइप वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ। अब बताइए, किसी व्यक्ति में IA और IB पाया जा रहा है और इससे कौन सा ब्लड ग्रुप हो रहा है, A और B, AB ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, मैंने बताया था, किसका एग्जाम्पल है, सहप्रभाविता का। जब दोनों जीन साथ साथ अपना प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं और इनसे दोनों जीन से संबंधित उत्पाद बनते हैं तो इसे सहप्रभाविता, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कहते हैं। ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, यही पूछा जा रहा है, एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जब हिस्टोन प्रोटीन DNA के साथ रैप होती है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है, बुक में हमारे दिया गया है और हमने पढ़ाया भी है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, ऑप्शन डी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन DNA मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन, DNA में हाइड्रोजन बंध किसके मध्य होता है, हाइड्रोजन बंध किसके मध्य होता है, बताइए, बताए हैं, एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध, थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ा होता है, और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस, ऑप्शन सी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड ऑफ बाय ए स्पीसीज, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन ढूंढ डालिए, ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट देखिए, ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विच डिजीज, ऑन्कोजेनिक वायरस, बताए थे ऑन्कोजेनिक वायरस क्या करता है, कैंसर काज करता है, ऑप्शन बी। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी आपको कुल केंद्रक की संख्या बताना है, केंद्रक की संख्या बताना है, किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में, किसमें, द्विनिषेचन में। अब बताइए, इतना आसान क्वेश्चन, द्विनिषेचन में क्या होता है, देखिए ये है भ्रूणकोष, न्यूसेलस, इसमें 3 होते हैं यहाँ पर एंटीपोडल सेल, 2 होती हैं सहायक कोशिका, 1 होती है अंड कोशिका, ये क्या है, अंड कोशिका, और 1 कोशिका यहाँ पर होती हैं द्वितीयक केंद्रक, क्या होती हैं, द्वितीयक केंद्रक, और द्वितीयक केंद्रक के पास 2 न्यूक्लियस होता है, N और N, इसके पास 1 N। द्विनिषेचन में देखिए 2 मेल गैमीट जाते हैं, एक मेल गैमीट N वाला इससे फ्यूज कर लेता है और दूसरा जो मेल गैमीट है N वाला वो इससे फ्यूज कर लेता है। काउंट करिए कि कितने केंद्रक इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, 1 केंद्रक, 2, 3, 4, 5 केंद्रक इन्वॉल्व होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, शुक्राणु के किस भाग में, शुक्राणु के किस भाग में उसका क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, तो उसके हेड रीजन पर पाया जाता है। हेड रीजन पर यहाँ पर जो आगे पार्ट देखते हो ना, यही होता है एक्रोसोम। अब यहीं पर पूछा जा सकता है उसका DNA कहाँ पाया जाता है, DNA भी कहाँ पाया जाता है, हेड में पाया जाता है। ये रीजन क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। ये रीजन क्या कहलाता है, नेक कहलाता है, गर्दन, और ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, पूंछ। अब आपको सब बताए हैं कि इसके नेक में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर उसको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड, नर में सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन यानी शल्य क्रियात्मक चिकित्सा, शल्य क्रियात्मक गर्भ निरोधक कह सकते हैं, शल्य क्रियात्मक विधि से इसमें शुक्राणु के परिवहन को रोकना क्या कहलाया जाता है, बताए हैं वासेक्टोमी यानी शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच मेंडेलियन प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, मेंडल का कौन सा सिद्धांत
युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है, शुद्धता का नियम कहलाता है। बताइए इनमें से कौन सा नियम आपको बताए हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसका और एक नाम होता है युग्मकों का पृथक्करण का नियम। युग्मकों का पृथक्करण का नियम, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज इक्वल टू लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। नेक्स्ट देखिए, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमें फिनोटिपिक रेशियो ढूंढना है, किसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता का। अपूर्ण प्रभाविता का हमें क्या ढूंढना है? फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। बताइए क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो, अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें हम क्या कराते हैं? लाल को सफ़ेद से क्रॉस कराते हैं, क्या बनता है? गुलाबी बनता है। अब इस गुलाबी को ले लो, इसके बीच क्रॉस करा दो, क्या बनेगा? आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर। ये फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा? आर आर। ये फ्यूज करेगा, बनाएगा आर आर। ये फ्यूज करेगा, बनाएगा आर आर। ये फ्यूज करेगा, बनाएगा आर आर। तो अब बताओ ये क्या बनेंगे? लाल। ये क्या बनेंगे? गुलाबी। ये क्या बनेंगे? सफ़ेद। फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? 1:2 गुलाबी 1 सफ़ेद, 1:2:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? आरएनए भी होता है, किसमें? वायरस में। कौन से वायरस में? टीएमवी तंबाकू मोजाइक वायरस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, बहुत से वायरस में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। और डीएनए तो मोस्टली काम करता है, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडान। कौन सा शुरुआती कोडान होता है? शुरुआती कोडान बताए हैं। शुरुआती कोडान कौन होता है? शुरुआती कोडान होता है AUG। AUG ये किसको भी कोड करता है? मिथियोनिन को भी कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। दूसरा बताइए, समापन कोडान क्या होता है? समापन कोडान क्या होता है? स्टॉप कोडान जिसे कहते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टॉप कोडान? स्टॉप कोडान 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। इतना आसान। विड्रॉवल सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? विड्रॉवल सिंड्रोम का मतलब होता है, जब हम अभी पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जब हम कोई ड्रग, कोई अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसके हम एडिक्टेड हो जाते हैं, एक बैग जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसका कुछ विड्रॉवल सिंड्रोम दिखाई देता है, हमें चक्कर आता है, उल्टी आता है, और जब हमको वो ड्रग्स मिल जाता है हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। किसकी वजह से होता है? ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन की वजह से, कि हम उस ड्रग के प्रति एडिक्ट हो चुके हैं, नहीं मिलेगा तो हमारे घबराहट, उलझन, पसीना आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसे कहते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। बताइए, सीरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय, बताए थे लीवर सिरोसिस किसकी वजह से होता है? अत्यधिक अल्कोहल की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। देखिए मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? मेगा है, माइक्रो नहीं है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है, हमें ये ढूंढना है। पॉलन ग्रेन कंटेन 2 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। नहीं, पॉलन ग्रेन के पास एक वेजिटेटिव होता है और एक होता है जेनरेटिव। पॉलन ग्रेन कंटेन्स 1 जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल्स, ऑप्शन नंबर बी। जो जेनरेटिव सेल होता है वो एट द टाइम ऑफ जब वो मूव करता है न्यूसेलस के अंदर तो वो तुरंत डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है, और जो वेजिटेटिव होता है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नहीं, 4 पार्ट होते हैं। एक होता है फिम्ब्री, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। एम्पुला, इन्फंडिबुलम, इस्थमस। सर्विक्स रीजन नहीं होता, सर्विक्स फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता, ये वेजाइना के बाद का पार्ट होता है, वेजाइना और यूट्रस के बीच का पार्ट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का कार्य बताइए, क्या करता है? अपरा का कार्य। अपरा क्या करता है बताइए? अपरा माता से भ्रूण को पोषण देता है, ऑक्सीजन देता है, उससे कोई गंदगी है उसका निष्कासन करता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, भ्रूण के द्वारा जो भी फालतू की चीज़ें बनती हैं उसको निकालना,
हार्मोन का सिक्रेशन करना, सही है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना भ्रूण को, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय? वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, दैहिक गुणसूत्र की संख्या बताना है। दैहिक गुणसूत्र की संख्या बताना है, किसमें? मनुष्य में। नॉर्मल ह्यूमन सेल में दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं? मैंने बताया था, कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिनमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स यानी दैहिक गुणसूत्र, और उसमें से 2 होता है क्या? सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 क्या है? ऑटोसोम। ऑप्शन लगा लीजिए, ऑप्शन ए, ऑटोसोम्स पूछा गया था। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2। अरे नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड? डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलिपीकरण, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। द फंक्शन ऑफ हेलिकेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, हेलिकेज क्या करता है? डीएनए के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, अनवाइंडिंग करता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट देखिए, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? बताए हैं, प्रतिजैविक किसके? प्रतिरक्षी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है? टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी सही जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं। ग्रॉस फैमिली यानी घास वाली कुल में कॉटिलेडॉन को क्या कहते हैं? बताए हैं, ये क्या है? मोनोकोटिलेडॉन्स हैं। मोनोकोटिलेडॉन्स में उनके कोटिलेडॉन को स्टूटेलम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल क्या बनाता है? अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका क्या बनाती है? मैंने बताया था, ग्राफियन पुटिका जब फटती है उसमें से अंडाणु निकल जाता है, इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। उसके बाद जो झिल्ली होती है उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, बताए हैं एंजियोस्पर्मिक आवृत बीजी पौधे में उसका जो एंथर होता है, परागकोश होता है, वो कैसा होता है? द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये फिगर ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसमें किसी पिक्चर की बात नहीं है, पिक्चर यहाँ पर मिस हो गया है। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट क्रॉस इन ए प्लांट कैन बी डिफाइंड एज ए क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? परीक्षण क्रॉस क्या होता है? हम जब जानना चाहते हैं कि ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, टॉल प्लांट, देखने से तो उसका जीन पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या कराते हैं? रेसेसिव से इसका क्रॉस कराते हैं, अप्रभावी से क्रॉस कराते हैं, और जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है उसके अकॉर्डिंग हम जांच कर पाते हैं कि ये क्या था। तो हम क्या कराते हैं? क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद रेसेसिव जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर ए। द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ mRNA इज कॉल्ड। mRNA की कोडिंग रचना क्या कहलाती है? देखिए मैंने बताया था mRNA पर 2 सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन से? एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, और जितने भी एक्सॉन्स हैं वे सारे जुड़ जाते हैं, और एक्सॉन ही क्या होते हैं? उसका कोडिंग पार्ट होते हैं। mRNA का कोडिंग पार्ट होता है एक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एमनियोसेंटेसिस इज ए मेथड यूज्ड टू। एमनियोसेंटेसिस उल्व बेधन, उल्व बेधन यानी भ्रूण है, भ्रूण के अंदर पाए जाने वाले एमनियोटिक द्रव को निकालकर भ्रूण के लिंग का जांच करना, उसमें कोई आनुवंशिक रोग है इसका जांच करना, इसका पता करना एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन एन अनबॉर्न बेबी, सही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है, फर्टिलाइज द प्रीमेट एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। ये टर्म 1 का हो गया। 35 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, झारखंड बोर्ड में करा दिए। अब देखिए टर्म 2 एग्जाम जो पूछा हुआ था, टर्म 2 ये भी 35 नंबर का आपका हुआ था, 1.5 घंटे का समय इसमें भी मिला था, 1.5 घंटे का समय उसमें भी मिला था। इसमें आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं।
सबसे पहले आता है 5 प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप। यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। सबसे बढ़िया एग्जाम बिहार बोर्ड वालों का है भैया, इतना बढ़िया एग्जाम तो हमने कहीं नहीं देखा। 50-50% का आपको ऑप्शन देते हैं कि जो आता हो वो करो। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, जो दे दिए वही करना है। ऐसा हम लोग के यूपी में भी पहले होता था। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम बताइए। चिल्ला चिल्ला के बताएं। बेकर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, और भी कई जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की उपयोगिता बताइए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ उपयोग आता है? बायोटेक्नोलॉजी में। जब हम वांछित जीन को निकालते हैं तो उस वांछित जीन को जीनों के झुंड में पहचानने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। चूंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस पर डाला जाता है और जब चार्ज दी जाती है तो डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ भागते हैं, जिससे वे व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी डीएनए को व्यवस्थित क्रम में रखना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति या स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहते हैं। जेल मैट्रिक्स, इसमें कौन सा जेल यूज किया जाता है? एग्रोज जेल। एग्रोज जेल कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री घास से। जेल मैट्रिक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करने पर एक ही चार्ज वाले कणों जैसे डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन को अलग करने की इस विधि का प्रयोग किया जाता है। एगार पॉलीसेकेराइड का मिश्रण है जो समुद्री घास से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है। एग्रोज एगार से प्राप्त अति शुद्ध और चार्ज विहीन पॉलीसेकेराइड होता है। एग्रोज जल को दीर्घाणुओं को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। यह छलनी के समान कार्य करता है और इसमें फिल्टर पेपर के अपेक्षा छोटे छिद्र होते हैं। डीएनए खंड जितने छोटे होते हैं उतनी दूर तक एग्रोज जेल पर प्रस्थान करते हैं। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, इनका हम व्यवस्थित क्रम में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस बहुत पॉपुलर है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का एक उदाहरण दीजिए। इतना आसान, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी टमाटर, फ्लावर सेवर टमाटर। नेक्स्ट, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? तो मैंने बताया है कि पिरामिड कई होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। यानी किसी पारितंत्र में हम एक पिरामिड बनाते हैं, ज्यामितीय हम उसका प्रदर्शन करते हैं उनकी संख्या का। जैसे उत्पादक नीचे हो गए, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, फिर उसके बाद हो गए द्वितीयक उपभोक्ता, फिर हो गए तृतीयक उपभोक्ता। यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों, ये क्या है? प्रथम पोषी स्तर। विभिन्न पोषी स्तरों में ये विभिन्न प्रथम पोषी स्तर है, द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है, ये चतुर्थ पोषी स्तर है। तो विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जैवभार अथवा संचित ऊर्जा का चित्रीय निरूपण, ये जो चित्रीय निरूपण है इसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के में आधार पर हमेशा उत्पादक होते हैं। नीचे ये जो होता है वो आधार होता है, आधार पर हमेशा उत्पादक होते हैं और उसके शिखर की ओर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक उपभोक्ता प्रतिनिधित्व करता है। 3 पारिस्थितिक पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से? जीव संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। इनमें से ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों के 2 उदाहरण दीजिए। ग्रीन हाउस गैस के लिए 4 गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड 60% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीथेन 20%, 40 लिख रहे हैं, 20% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड 14% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 6% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन चारों में से कोई 2 लिख दो, CO2, मीथेन लिख दिए। मरुस्थलीय पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वृद्धि करते हैं। ऐसे पौधों में किन्हीं 2 अनुकूलनों का वर्णन करिए। मरुस्थलीय पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जहां पर जल की कमी होती है मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं। नागफनी को तुरंत मन में ले आओ। मरुस्थलीय पौधों कैसे उस जगह पर वृद्धि कर लेते हैं, उनके अंदर क्या अनुकूलता पाई जाती है, वही बताना है। इतना आसान। सीधे सीधे नागफनी पौधे को मन में ले लो। नागफनी पौधों में जो पत्तियां होती हैं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो, जल की हानि कम हो। उसके जो तने हैं वो मोटे हो जाते हैं, मोटे होकर प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। उनकी जो बाहरी भित्ति है उस पर क्यूटिकल यानी उपकला की मोटी परत पाई जाती है, जिससे जल की हानि कम हो। उसके अंदर
रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं जिससे कि उसमें प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कैम साइकिल पाया जाता है, क्रस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, यानी इनके रंध्र दिन में बंद होते हैं, रात्र में खुलते हैं। ये सारी अनुकूलतम पाई जाती हैं। अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा क्यूटिकल की परत पाई जाती है, या फिर एपिडर्मिस बहुस्तरीय होता है। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए कैम साइकिल पाया जाता है जिसके कारण रंध्र दिन में बंद होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई भी जल की हानि रंध्र के माध्यम से ना हो पाए, इसलिए दिन में बंद रहते हैं। कुछ मरुस्थलीय पौधों जैसे नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती, वे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। प्रकाश संश्लेषण अथवा भोजन का निर्माण हरे चपटे तनों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा नहीं। ठीक। बी खंड आता है जो कि है आपका 5 प्रश्न है इनमें, और ये आपको 3 नंबर के होंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। वहाँ पर एक एक शब्द लिख देते, एक एक लाइन लिख देते तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम 5-6 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, 5 से 10 लाइन। पहला क्वेश्चन पूछा गया, कीट प्रतिरोधी पौधों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार हुआ। कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे हुआ। मैंने आपको बताया है, बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दे दो। कीट प्रतिरोधी पौधा हमने कैसे बनाया, क्यों बनाया। बीटी कॉटन कपास का एक पौधा है जिसे उसका पुष्प खिलने से पहले कली अवस्था में उसका कीड़ा उसे खा डालता था, जिससे कपास की उत्पत्ति कम हुई। इसको देखते हुए हमने उस कपास को उस कीड़े से प्रतिरोध बनाने के लिए हमने जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक काम किया। उसमें क्या किए, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से क्राई प्रोटीन बनाने वाले क्राइजीन को निकालकर उस कपास के पौधे में इंजेक्ट करा दिए, जिससे कपास के पौधे में क्राई प्रोटीन बनने लगा। क्राई प्रोटीन एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है जिसको खाने पर वो कीड़ा मर जाता है। देखिए, ऐसी फसलों को विकसित करना जिन्हें पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता ना हो, जिससे रासायनिक पीड़कनाशियों का उपयोग कम किया जा सके, क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशी पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें जैसे बीटी कपा, बीटी मक्का आदि इन फसलों में विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाले बीटी जीन को प्रवेश कराकर इस उद्देश्य की पूर्ति की गई, जिससे ये पीड़क प्रतिरोधी बन सके। इसी प्रकार से कवक प्रतिरोधी पौधों में काइटिनेज एंजाइम के जीन का समावेश किया गया, जिसके कारण ये पौधे कवक प्रतिरोधी हो जाते हैं। नेक्स्ट, मानव कल्याण में उपयोग में आने वाले 3 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। मानव कल्याण में आने वाले यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम उसकी मदद से ब्रेड बनाते हैं, हम उसकी मदद से बियर बनाते हैं, बहुत सारे अन्य उत्पाद बनाते हैं। दूसरा, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से क्या प्राप्त करते हैं, सिट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड किससे प्राप्त करते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। दही किससे प्राप्त करते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देख लिख लीजिए, ईस्ट लिख लीजिए, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, कोई भी लिख लीजिए। ईस्ट से ब्रेड बियर, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड यानी विनेगर, सिरका। नेक्स्ट देखिए, परजीविता एवं सहोपकारिता के मध्य विभेद करिए। परजीविता क्या होता है, पैरासिटिज्म, मतलब कि कोई परजीवी किसी जीव पर आकर बैठ जाए। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के जीव में कोई बैक्टीरिया आ जाए तो जीवाणु क्या है, एक परजीवी हुआ। एक जीव जो अपने पोषी के शरीर में रहता है और उसे हानि पहुंचाता है, ऐसे जीव को परपोषी जीव कहते हैं, और इस संबंध को परजीविता यानी पैरासिटिज्म कहते हैं। परजीविता 2 भिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव जिसे परजीवी कहा जाता है, ये परजीवी है, अपना पोषण दूसरे जीव यानी इसको पोषी कहते हैं। ये क्या है, पोषी, ये क्या है, परजीवी। परजीवी कहा जाता है अपना पोषण पोषी कोशिका से प्राप्त करता है। दूसरे परजीवी अपना पूरा जीवन या जीवन का एक बड़ा भाग पोषी के शरीर में ही व्यतीत करते हैं। अब परजीवियों के उदाहरण में मोनेरा जगत से टीबी जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु मनुष्य में आ रहता है, टाइफाइड जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है, रोग पैदा करता है, तो ये परजीविता का उदाहरण है। प्रोटिस्टा में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पढ़ा है आपने, प्लाज्मोडियम भी मनुष्य के लीवर सेल्स में बैठकर अपनी संख्या बढ़ाता है, तो ये परजीविता का उदाहरण है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, वहाँ पर जीते खाते हैं बढ़िया। फंजाई में रिंगवार्म, रस्ट, स्मट, प्लांटी में अमरबेल और ओरोबैंकी, एनिमिलिया में टेपवार्म, एस्कैरिस।
सभी विषाणु जो होते हैं वो अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी होते हैं। अब आता है दूसरा सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं, सहोपकारिता किसे कहते हैं? जब दो जीव साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इस संबंध को सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन में, लाइकेन एक शैवाल और एक कवक का सहजीवी संबंध होता है। एक ऐसा संबंध जिसमें लाइकेन और शैवाल पास पास रहते हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं जीवन को आगे बढ़ाने में। तो इस पारस्परिक क्रिया में भागीदारी दोनों जातियों को लाभ होता है। सहोपकारिता के उदाहरण भी जीवधारियों में सभी जगतों में उपलब्ध हैं। जैसे मोनेरा जगत में मटरकुल यानी लेग्यूमिनेसी पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम क्या है, सहोपकारिता का उदाहरण है। क्योंकि ये क्या करता है, चना मटर के जड़ में पाया जाता है, वहाँ पर ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पौधे को नाइट्रोजन मिलता रहता है और इनको रहने का स्थान मिल जाता है। तो दोनों नहीं खुश हो गए, पौधे को नाइट्रोजन मिल जाता है वो खुश, इनको रहने का स्थान मिल जाता है ये भी खुश। जुगानी करने वाले पशु गाय भैंस के, उनके आमाशय में सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। अब देखिए उन पशुओं में सेलुलोज का डाइजेशन हो जा रहा है वो खुश, उन जीवाणुओं को पशु के आमाशय में रहने का स्थान मिल जा रहा है जीवाणु भी खुश। मनुष्य के आंत में पाए जाने में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण करते हैं, वे जीवाणु भी हमारे लिए अच्छे हैं ना। अब वो उन जीवाणु को तो हम चाहेंगे कि हमारे आमाशय में रहें बढ़िया से खूब, क्योंकि हमारे शरीर में वो विटामिन का संश्लेषण करेंगे। और दूसरा हमको इससे फायदा हो रहा है कि हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण हो रहा है, दूसरा वो जीवाणु को अपना रहने का स्थान मिल रहा है, दोनों खुश। प्रोटिस्टा जगत में देखिए दीमक की आहार नाल में पाए जाने वाला लिग्निन और सेलुलोज पाचक प्रोटोजोआन पाए जाते हैं, वो भी सहोपकारिता का उदाहरण है। फंजाई जगत में लाइकेन सबसे बढ़िया उदाहरण है। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का क्या होता है, सहसंबंध होता है, जिनमें जो कवक होता है वो जल और खनिज लवण का उपलब्धता कराता है। जल और खनिज लवण से शैवाल प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और दोनों साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, तो दोनों खुश हुए ना, सहोपकारिता कहलाता है। माइकोराइजा क्या होता है, कवक उच्च पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और वहाँ रहकर वे पौधों को जल, महत्वपूर्ण खनिज, विशेषता फास्फोरस के अवशोषण में मदद करते हैं। इससे पौधे को भी खुश और कवक को रहने का स्थान मिलेगा वो भी खुश। आइए नेक्स्ट देखें, आहार श्रृंखला क्या होती है। विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाने वाले एक आदर्श आहार श्रृंखला का वर्णन करिए। आहार श्रृंखला क्या होती है, जैसे देखिए घास को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज, यही है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में शुरुआत होता है यहाँ पर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी होता है, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता जो कि क्या होता है, मांसाहारी होता है, और द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता जो कि क्या होता है, सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी। इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। यानी किसी भी पारितंत्र में हरे पादप सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, इनकी कुछ मात्रा को संचित कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सीधे ही इन पादपों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता का खाकर अपना आहार प्रदान करते हैं। इस प्रकार भोजन के स्थानांतरण के कारण एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्लियर बात। खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला कई प्रकार की होती है। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन होता है जिसे हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है कि घास को बकरी खाता, बकरी को मानव, घास को खरगोश खाता है, लोमड़ी को, घास को कीट खाता, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। चारण खाद्य श्रृंखला यानी परभक्षी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पौधे से होती है। सॉरी, ठीक है। तो ऐसे जब खाद्य श्रृंखला की शुरुआत पौधे से हो तब इसे हम चारण खाद्य श्रृंखला या परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला, जब खाद्य श्रृंखला की शुरुआत मृत पदार्थों से हो, जैसे पौधा मर गया, कोई जंतु मर गया तो उस पर उसको खाने वाला जीवाणु आएगा, कवक आएगा, वो उसको खाएगा, निपटाएगा। उन जीवाणु बैक्टीरिया को खाने वाले भी आएंगे कोई ना कोई।
तब इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला को डिट्राइटस फूड चेन कहते हैं। इसकी शुरुआत किससे होती है? मृत कार्बनिक पदार्थों से, पौधों जंतुओं के शरीर के मृत कार्बनिक पदार्थ से होती है। ठीक, उसके बाद आता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला में कोई परजीवी किसी मनुष्य में घुस गया, उसके शरीर से अपना आहार प्रदान कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो इसे हम परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैश्विक उष्णता क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने आपको बताया है क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है। दिन के समय सूर्य के ताप से पृथ्वी गर्म होती है, जब रात्रि हो जाती है तो ये जो गर्म है, जो ऊष्मा है पृथ्वी पर, जो ऊष्मा संचित हुई है वो वापस रात्रि में चली जाती है अंतरिक्ष में। तो नॉर्मली रूप से हमारा जो पृथ्वी है रात में ठंडा हो जाता है, फिर दिन में गर्म हो जाता है, फिर रात में ठंडा हो जाता है। ये प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है। लेकिन कुछ हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, कौन कौन सा अभी बताए थे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, CFC, ये गैसें जो कि हरित गृह गैसें कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, ये पृथ्वी के वातावरण में आ जाती हैं जब ज़्यादा मात्रा में, तो ये ऊष्मा रात्रि में बाहर नहीं जा पाती, इन गैसों से टकराकर वापस पृथ्वी पर चली आती है। जब ऊष्मा रात्रि में बाहर नहीं जाएगी पृथ्वी के, वापस धरती पर ही आ जाएगी, तो क्या होगा? धरती का तापमान दिन ब दिन बढ़ेगा। धरती का तापमान दिन ब दिन बढ़ेगा तो जो पोल्स पर ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े, जो पानी जमा हुआ है पहाड़ के रूप में, बर्फ के रूप में, पिघलेगा। और ये अगर पिघलेंगे इतनी मात्रा में पानी हो जाएगी कि जितना समुद्र का लेवल है बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं सब डूब जाएंगी। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। 50 बार कहा जाता है कि गाड़ी से ना चल के आप साइकिल से चलिए। देखिए, वैश्विक तपन या विश्वव्यापी उष्णता क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण वैश्विक तपन यानी विश्वव्यापी उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग होती है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में इतनी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, इनमें से अधिकतर पिछले 3 दशकों में हुई है। अनुमान है कि ग्रीन हाउस गैस की यही स्थिति रही तो सन 2050 तक पृथ्वी का तापमान इतने सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में अगर इस तरह से वृद्धि हुई तो जलवायु परिवर्तन होंगे, ध्रुवीय हिमचोटियाँ गलेंगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्र तटीय क्षेत्र जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पणजी, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम सब डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव एवं वैश्विक तपक को कम करने का उपाय क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यही तो मेन गैस हैं, इनके उत्सर्जन को रोक दो, इनके उत्सर्जन को रोक दो। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं पौधे, खूब अधिक से अधिक पौधे लगाओ, जितना पौधा लगाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ग्रीन हाउस कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग खत्म। मीथेन उत्सर्जन करने वाली चीज़ों को खत्म करो। N2O, CFC किस में यूज किया जाता है? AC वगैरह में, उन सब में इसका प्रयोग बैन करो। रेफ्रिजरेटर वगैरह में इसका प्रयोग बैन करो, क्योंकि जाकर ओजोन परत को खत्म करती है। ओजोन परत को खत्म करेंगे तो UV रेज डायरेक्ट आएगा। इन सब का प्रयोग क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। जीवाश्मी ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला का प्रयोग ना करो, क्योंकि इनसे मीथेन गैस वगैरह उत्सर्जित होते हैं, कम से कम प्रयोग करिए। हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा। वनोन्मूलन को कम करिए, वनों की कटाई मत करिए, पेड़ों को वैसे रहने दीजिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। वृक्षारोपण को बढ़ाइए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना, अनेक उपाय हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? पुनर्योगज DNA तकनीक में उनकी भूमिका बताइए। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, मैंने बताया था, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। कौन से स्थान पर? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काटते हैं। जैसे कई सारे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया था, EcoR1 है, कहाँ काटता है? GAATTC पर काटता है। ठीक, जैसे हिंद थर्ड है, हिंद थर्ड कहाँ काटता है? ये काटता है AAGCTT पर। तो प्रतिबंधन एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाली एंजाइम है, जिन्हें हम आणविक कैंची भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, जिससे इन अयुग्मित सिरों पर चिपचिपे सिरे बन जाते हैं। ये सब बताए हैं।
इन न्यूक्लियोटाइड को पैलिंड्रोम्स कहते हैं क्योंकि इन्हें समान स्थान पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण कैसे रखा जाता है? इनके प्राप्तकर्ता के आधार पर। जैसे इकोआर कब प्राप्त किया गया था? इकोलाई बैक्टीरिया से, इकोलाई बैक्टीरिया से, तो इसका ई ले लिए और CO ले लिए। आर उसका प्रभेद होता है और फर्स्ट उसका टाइप होता है। एंजाइम के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश से और दूसरा शब्द उसकी जाति से लिया जाता है। ठीक, जैसे इकोआरआई, एस्चेरिचिया कोलाई, इकोआरआई में वर्ण आर प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाता है जिससे जीवाणु प्रभेद से एंजाइम पृथक किया गया था। ठीक, एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कटे हुए सभी डीएनए खंडों में चिपचिपे सरे एक समान बनते हैं और ये जरूरी है कि वाहक डीएनए और स्रोत डीएनए अणु को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाए। पिछले अध्याय में जो अभी खत्म किए उसमें बताए हैं साफ साफ। नेक्स्ट आता है ऊर्जा का पिरामिड क्यों सर्वदा सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड क्यों सर्वदा सीधा होता है? इसका रीजन सुनिए। उत्पादक के रूप में कौन है पृथ्वी पर? पौधे, है ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का केवल एकमात्र स्रोत, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग सिर्फ पौधे कर सकते हैं, चाहे नीलहरित शैवाल है चाहे कोई पौधा है, जिनके पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है वे ही इसका ऊर्जा का प्रयोग कर पाएंगे। यही कारण है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि हमेशा सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग उत्पादक करेंगे, उत्पादक की ऊर्जा का प्रयोग प्राथमिक उपभोक्ता करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता की ऊर्जा का प्रयोग द्वितीयक उपभोक्ता करेंगे, द्वितीयक के उपभोक्ता का तृतीयक उपभोक्ता करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसको खाने वाला कीड़ा है, केला कीड़े को खा ले। केला कीड़े को तो नहीं खाएगा ना, कीड़ा ही केला को खाएगा। कीड़े को खाने वाली पक्षी है, तो ऐसा तो है ना कि ये जो कीड़वा है ये पक्षी को खा लेगा। हमेशा कीड़े को पक्षी ही खाएगी। अब पक्षी को हमेशा उसकी जो भक्षी होगी वो खाएगी। इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग हमेशा सिर्फ उत्पादक ही कर सकते हैं और उत्पादक का प्रयोग प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, प्राथमिक का द्वितीयक, द्वितीयक का तृतीयक। ठीक, लिखा हुआ है, PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न का आपको उत्तर देना है। पूछा गया कि समष्टि क्या होती है, इसके गुण क्या है, समष्टि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कुछ नहीं है। समष्टि क्या है? एक ही जाति के जीवों का समूह, बस एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। जैसे मानव की समष्टि में सिर्फ मानव होंगे तब वो कहलाएगा मानव की समष्टि। गेहूं का खेत है तो उसमें गेहूं के ही सिर्फ पेड़ होंगे तो वो कहलाएगी गेहूं की समष्टि। अगर मानव के समूह में कोई गाय भैंस बकरी भी आ गया है तो वो समष्टि नहीं समुदाय कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। यानी जब भिन्न जाति के जीव होते हैं तब समुदाय, जब एक ही जाति के जीव होते हैं तब समष्टि। क्लियर है बात? एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। अब समष्टि में भी बहुत सारे गुण होते हैं। समष्टि में जन्म दर होता है कि कितने लोग जन्मे, मृत्यु दर होता है कि एक दिए हुए समय में कितने लोग मर गए, उसमें आप्रवासन होता है कि कितने लोग छोड़ के दूसरे जगह चले गए, उत्प्रवासन होता है कि कितने लोग बाहर से उस समष्टि में आ गए। तो इससे समष्टि के गुण में प्रभावित होता है। यह समष्टि का गुण है कि समष्टि में जन्म दर पाया जाता है, मृत्यु दर पाया जाता है, उत्प्रवासन आप्रवासन पाया जाता है। अब इनमें जन्म दर के द्वारा समष्टि की वृद्धि होती है, प्रभावित करने वाला कारक है। मृत्यु दर समष्टि को घटाता है, प्रभावित करने वाला कारक है। आप्रवासन, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, समष्टि को घटाता है, गुण है समष्टि का, प्रभावित करने वाला कारक है। उत्प्रवासन, कोई बाहर से चला आया समष्टि में तो समष्टि की संख्या बढ़ गई, तो ये भी प्रभाव का कारण है। इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। जितना बताए हैं बस वही है समष्टि। समष्टि का गुण देख लीजिए, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। पुनर्योगज डीएनए तकनीक इतना आसान तो है नहीं, 4 ही स्टेप हैं कुल। कौन कौन से? पहला,
वांछित जीन का विलयन एवं वरण, दूसरा वाहक डीएनए अणु का चयन, तीसरा वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना, चौथा पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजकर उत्पाद प्राप्त करना। अभी पिछले ही अध्याय में मैंने आपको बताया है, तो फिर से मैं नहीं चिल्लाऊंगा, जब पढ़ाएं तो पढ़ लीजिए चुपचाप, और नहीं तो यहाँ पर दिया गया है पीडीएफ में, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में हम वांछित गुण वाले पौधे को बनाते हैं, वांछित उत्पाद बनाते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मान लो हमें इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन से संबंधित जीन को मानव की कोशिका से निकालेंगे, उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। इस आरडीएनए को परपोषी कोशिका में भेजेंगे, क्लोनिंग करेंगे, इसकी कई संख्या बनाएंगे, ढेर सारी संख्या बन जाएगी, उससे इंसुलिन प्रोडक्शन होगा और उस इंसुलिन को मार्केट में बेच देंगे। यही पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव क्यों महत्वपूर्ण है, वाहित मल उपचार में उनकी भूमिका बताइए। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत जीवाणु, कवक, विषाणु, ये सभी आते हैं। तो बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जीवों के लिए हानिकारक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हम बहुत सारे लाभदायक पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में प्रयोग किया जाता है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड प्राप्त करने में, और एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक एसिड प्राप्त करने में, है ना। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनका प्रयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है, उनके बारे में दिया गया है। इनमें से कह रहे हैं वाहित मल उपचार में कौन प्रयोग किए जाते हैं। वाहित मल उपचार में वायवीय जीवाणु का भी प्रयोग किया जाता है, अवायवीय भी जीवाणु का भी प्रयोग किया जाता है। जब हम वाहित मल का उपचार करते हैं तो वाहित मल का उपचार 3 स्टेप में होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक उपचार में जो उसका मल बचता है उसमें इन जीवाणुओं की वृद्धि कराई जाती है, जिससे वो उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को तोड़ दे अकार्बनिक पदार्थ में, जिससे हम नदी नालों में फेंकने से पहले उसको ट्रीट करके शुद्ध कर दें। तो वे जीवाणु ऑक्सीजन का प्रयोग करके उन कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। जितना ऑक्सीजन वे प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। जितना गंदा पानी होगा उतना ही बीओडी अधिक होगा, जितना शुद्ध होगा उतना ही बीओडी कम होगा। लेवल देखते रहते हैं, जब बीओडी कम हो जाता है यानी कि वो शुद्ध हो चुका है, उसको आप नदी नाली में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, वाहित मल में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रदूषण क्या है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का व्याख्या कीजिए। पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। प्रदूषण क्या है, जब वातावरण में या पर्यावरण में कोई अन्य पदार्थ आ जाए जो सामान्य रूप से उस पर्यावरण में नहीं पाया जाता, तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यदि पर्यावरण में पाए जाने वाली कोई गैस, कोई ऐसी कण या कोई ऐसा पदार्थ जो सामान्य से अधिक मात्रा में पाया जाए तो भी पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और ई वेस्ट, ई प्रदूषण भी कहते हैं। बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। अब वायु प्रदूषण में वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जल प्रदूषण में जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण में जब सामान्य से अधिक स्पीड वाली हम ध्वनि को सुनते हैं तब उसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन मफलर उससे संबंधित होता है। ग्रीन मफलर पता है क्या होता है। ग्रीन मफलर का मतलब नहीं कि हरे रंग का मफलर आप बांध लो ठंडी में, नहीं। ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि सड़कों के किनारे, शहरों में खूब सारे हरे हरे पौधे बनाओ, जिससे कि वे नॉइज़ को एब्जॉर्ब करती हैं। पौधे ध्वनि को अवशोषित करने का काम करती हैं, इससे नॉइज पॉल्यूशन घटता है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करोगे, वनों की कटाई को रोकोगे, अधिक से अधिक पौधों को लगाओगे, जीवाश्मी ईंधन पेट्रोल डीजल का कम से कम प्रयोग करेंगे, हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसे करेंगे। जो गाड़ियाँ चलती हैं उन गाड़ियों में अगर हम पेट्रोल डीजल का प्रयोग कर भी रहे हैं तो वो पेट्रोल डीजल शीशा रहित हो यानी लेड रहित हो। साथ में साथ उन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हों, जिससे कि वे कार्बन मोनोऑक्साइड को दूसरी गैसों में परिवर्तित करके छोड़ें, वैसे जिससे जो है वातावरण प्रदूषित ना हो। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोषण चक्र को प्रभावित करिए। ये पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कार्बन चक्र को दर्शाने के लिए आप उसको बताएं। पोषण चक्र क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल। अच्छा, आप खुद सोचो, मनुष्य को जल चाहिए
तो जल खत्म काहे नहीं हो रहा है? कितना जल भरा हुआ है कि खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि जल का चक्र चलता रहता है। कैसे? समुद्र में जो जल है, सूर्य के प्रकाश में या तापमान की वृद्धि में वाष्प बन के उड़ता है। जल वाष्प बन के जाता है, बादल बनता है। बादल आगे बढ़ती है, पर्वतों से टकराती है, वर्षा करती है। वर्षा करती है तो वो जल धरती पर पहुंचता है। धरती पर वो जल नदी के माध्यम से फिर समुद्र में लौट आता है। फिर समुद्र से वो जल वाष्प बन के बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से नदी, नदी से समुद्र, फिर समुद्र से बादल, बादल से नदी, नदी से समुद्र, यही चलता रहता है। इसी को कहते हैं चक्र। उसी तरीके से हमारे आसपास कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब का चक्र चलता रहता है, जिसकी वजह से ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कार्बन का चक्र पूछा गया है ना, तो कार्बन के चक्र में क्या है? वातावरण में CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। उस CO2 का प्रयोग कौन करता है? हरे पौधे। CO2 को अवशोषित करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसको बदल देंगे ग्लूकोज में, C6H12O6 में कार्बन आ गया ग्लूकोज में। उस ग्लूकोज को हम पौधे से खाएंगे, हमारे अंदर गया। हम खूब खा रहे हैं, एक समय बाद मृत्यु होगी, तो हम जब मरेंगे तो हमारी अपघटन के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में फिर से पुनः वातावरण में पहुंच जाएगी, या हमें जलाया वलाया जाएगा तब भी उस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में फिर पहुंच जाएगी। तो इसी को कहते हैं चक्रण, कार्बन का चक्र। कि कार्बन को पौधे खाए, पौधे को कोई जानवर खाया, जानवर मरा, उसके अपघटन से फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में वातावरण में पहुंच गया। तो ये चक्र है। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधे ग्रहण किए, पौधे क्या हुए? मर गए। उसके लकड़ी को हम जलाएं तो जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर वातावरण में कार्बन पहुंच गया। इसी को कहते हैं कार्बन चक्र। यहाँ पर दिया गया है, आप डिटेल इसकी स्टडी कर सकते हैं। पोषक चक्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कार्बन चक्र क्या होता है, इसको आपका फिगर के माध्यम से देखिए। पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। अब ये रिस्पायरेशन के द्वारा भी कार्बन को छोड़ेंगे। अगर मान लो कि ये पौधे हैं, घास हैं, इनको गाय खाएंगे, गाय जब मरेंगे तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। या हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। गाड़ी बस है, इनसे भी धुएं के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वातावरण में पहुंचता रहता है। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है। क्लियर बात है? बस ये था आपका टर्म 1 और टर्म 2 में पूछे हुए प्रश्न के उत्तर। इसके PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि झारखंड बोर्ड में पूछे हुआ 2022 में टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम में जो प्रश्न पत्र पूछा गया उसको मैंने सॉल्व करा है, आपको समझ में आया है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये अच्छा लग रहा है सॉल्व पेपर कराना, या आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब के बारे में आप बताइए। जो भी चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? तो झारखंड बोर्ड के लिए ये पहला सॉल्व पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग को भी 2020 का भी कराया जाएगा। 21 में शायद हुआ नहीं था, इसलिए उसका पेपर नहीं मिला है। तो 2020 का आपका जो प्रश्न पत्र है उसको भी जल्दी सॉल्व कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।